हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर विश्वजीत। आज मैं आपको संघर्ष से सफलता तक के इस एपिसोड 2 में बताऊंगा कि कैसे आपको लाइफ हर एक अपने पहलू पर एक नया चैलेंज देती है और आपके अगर इरादे नेक हैं, इरादे ठोस हैं, तो आप उसे पार करके सफलता की ओर बढ़ सकते हो। चेहरे से आपको पता ही होगा कितनी किसकी स्टोरी मैं बताने जा रहा हूँ और कैसी ये होने वाली है, आप इमेजिन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है 7 जुलाई 1981, रांची बिहार के एक हिंदू राजपूत परिवार में जन्मा वो लाडला, जो अपने भाइयों बहनों में अगर मैं बात करूं जयंत और नरेंद्र के बीच में सबसे छोटा घर का सदस्य था, और जिसका नाम आपको पता ही है, महेंद्र सिंह धोनी, जिनके पिता एक पंप ऑपरेटर थे, जूनियर मैनेजमेंट पोजीशन मिकॉन में रांची में थे। वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, राइट, जहाँ से उन्हें बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं। लाइफ के हर एक स्टेज में उन्हें ये चीज़ देखने को मिलती है। तो बचपन की बात करें उनके, तो शुरुआती दिनों में वो गोलकीपर थे। डीएवी जवाहर विद्यालय जो स्कूल था, उसमें वो अपने जो फुटबॉल टीम थी उसके गोलकीपर थे, पर उनकी जो गोलकीपिंग की स्किल थी वो काफ़ी अच्छी थी। और उसे देख के जो उनके कोच थे केशव रंजन बनर्जी, उन्होंने क्रिकेट टीम में शामिल किया, क्लब में भी शामिल किया। कमांडो क्रिकेट क्लब में उनका बाद में चयन होता है, जहाँ पे उनका जो चयन होता है वो ऐसा विकेट कीपर होता है क्रिकेट टीम के। तो स्टार्ट उन्होंने फुटबॉल से किया था, जहाँ पे वो फुटबॉल के लिए गोलकीपिंग किया करते थे, पर उनका जो गोलकीपिंग की स्किल थी वो इतनी अच्छी थी कि कहीं ना कहीं वो विकेट कीपर की तरह उनका जो चयन हुआ वो आसान हो गया था कमांडो क्रिकेट क्लब में। और विकेट कीपिंग में भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते गए। लगातार प्रैक्टिस और अपने एफर्ट्स की वजह से उनका चयन होता है 1997 और 1998 सीजन के विन्यू मनकर ट्रॉफी अंडर 16 में, जहाँ पे उन्होंने बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया, ठीक है। और उसके बाद वो एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं। आप जानते ही हैं इंडिया में ये कल्चर है, कि कल्चर ही कह सकते हैं आप, क्योंकि हर एक बच्चे को एक फैमिली से प्रेशर होता है कि गवर्नमेंट अगर एग्ज़ाम आप देते हो, कुछ आपका बढ़िया हो जाता है या कहीं सिलेक्शन अच्छा हो जाता है, तो जो एक स्टेबिलिटी वाली चीज़ें देखते हैं वो उस टाइम पे भी थी। आज तो थोड़ी कम हो गई हैं, पर फिर भी थी। तो उन्होंने टीटी का एग्ज़ाम दिया रेलवे के लिए, और जिसमें उनका चयन हो गया। जो एंट्रेंस दिया उन्होंने, उसके थ्रू उनका सिलेक्शन हो गया। तो 2001 से लेकर 2003 तक उन्होंने खड़गपुर रेलवे स्टेशन साउथ इंडियन रेलवे के अंडर काम किया, एज अ टीटी काम किया उन्होंने। और क्योंकि जब आप एज अ टिकट कलेक्टर वहाँ पे काम कर रहे हो, साथ ही साथ आप क्रिकेट को चेस कर रहे हो, तो बहुत सारी डिफ़िकल्टी उन्हें आ रही थी अपने क्रिकेट लाइफ को, क्रिकेट करियर को आगे बढ़ाने के लिए। पर उन्होंने एक दिन मन में ठानी कि यार ये चीज़ पॉसिबल नहीं है कि मैं कंटिन्यूस इधर भी करूँ उधर भी करूँ। तो उन्होंने ठाना और टीटी जॉब से रिज़ाइन करके वो आगे बढ़े। उन्होंने छोड़ दिया उस जॉब को, और इस जॉब को छोड़ने की वजह से उनकी फैमिली को काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई। उनका नहीं मन था कि ये जॉब छोड़ी जाए, क्योंकि इंडिया में एज अ स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है, राइट। लोग देखते हैं आपके पैशन को साइड में रख देते हैं, बट नहीं, आपको अपने पैशन को खुद फॉलो करना। अगर आपको लगता है आप इस चीज़ में बेस्ट हो और आपके पास टाइम है, तो जस्ट गो फॉर इट, डू फॉर इट, मेहनत करो, एफर्ट्स करो, एटलीस्ट आप बाद में गिल्ट तो ना करो। फिर अगर 2004 की बात करें तो उनका इंडिया एक जो टीम है वहाँ पे चयन होता है। और मैं बात करूँ इस चयन की, तो एक उस समय एक इनिशिएटिव चला करता था बीसीसीआई की तरफ से, TRW का इनिशिएटिव था, जिसमें ये था कि अगर कोई अच्छा क्रिकेटर है तो उसके बारे में एक रिपोर्ट भेजी जा सकती है, और बीसीसीआई एक बार उस क्रिकेटर के बारे में देख सकती है, उनका चयन कर सकती है। तो ऐसे ही प्रकाश पुद्दर थे, जो कि कैप्टन हुआ करते थे 1960 में बंगाल टीम के। उन्होंने धोनी के बारे में TRW के थ्रू, जो वो इनिशिएटिव था उसके थ्रू, उन्होंने बीसीसीआई को लेटर लिखा कि अगर इन्हें हम ऐसा विकेट कीपर ले सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा। तो इनिशियली उन्हें इन्वॉल्व किया गया इंडिया क्रिकेट, जो ए टीम इंडिया ए टीम होती, वहाँ पे उन्होंने जिम्बाब्वे केन्या में जो हुआ वो परफॉर्म भी किया। बट द चैलेंज वॉज कि एज अ विकेट कीपिंग उन्हें उतना रिकग्निशन नहीं मिल रहा था, क्योंकि विकेट कीपर प्लस बैट्समैन की जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी वो भी फुलफिल होनी चाहिए। तो उन्हें फिर धीरे धीरे मौका दिया गया आगे गेम खेलने के लिए। और अगर डोमेस्टिक क्रिकेट की बात करें तो उन्होंने बिहार क्रिकेट टीम के लिए, झारखंड क्रिकेट टीम के लिए भी खेला है। और जो 2002-2003 में उन्होंने रणजी ट्रॉफीज़ खेली थी, वहाँ पे भी कई सारी हाफ सेंचुरीज मारी थी, जिसकी वजह से काफ़ी रिकग्निशन उनको हुआ था। शुरुआत होती है उनके ओडीआई कैरियर की, जहाँ पे 23 दिसंबर 2004 को बांग्लादेश के अपना ओडीआई कैरियर शुरू करते हैं। और बहुत ही कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं थी। वहाँ पे वो 0 पे आउट होते हैं, पहला उनका ओडीआई कैरियर, और 0 पे आउट होना, आप समझ सकते हो कि यही मैं बता रहा हूँ कि लाइफ के इनिशियल स्टेज में कैसे आपको चैलेंजेस मिलते हैं और कैसे आपको ओवरकम करना होता है। स्टिल टीम इंडिया ने उन्हें अपॉर्चुनिटी दी आगे खेलने की, और जो आगे होते हैं मैचेस, वहाँ पे अगेंस्ट पाकिस्तान उन्होंने नाबाद 148 मारा, जो कि उनका पहला शतक था। और किसी पहले विकेट कीपर का इतने स्कोर के साथ ही उन्होंने नया एक टारगेट सेट कर दिया।
जो कि 123 बॉल्स में उन्होंने मारा था। तो ऐसे होता है कि उन्होंने जैसे ही 0 पे आउट हुआ, ऐसा नहीं कि अपनी होप को लूज़ कर दिया, उन्होंने अपनी प्रैक्टिस को कंसिस्टेंट रखा और टीम ने भी उन पे बिलीव बनाया और दोबारा से मौका दिया और दोबारा मौका देने पे इतना बढ़िया उन्होंने परफॉर्म किया। वहीं से काफ़ी रिकग्निशन मिली। उसके बाद अगेंस्ट श्रीलंका 183 उन्होंने मारा, जो कि एक श्रीलंका बाइलेटरल ओडीआई सीरीज चली थी 2005 की ये बात है। और ऐसे करते करते उन्हें फिर कैप्टन बनने का भी मौका मिला, जहाँ पे सचिन तेंदुलकर ने भी उन्हें रिकमेंड किया और फिर वो इंडियन टीम के एज अ कैप्टन हुए। और इनके बारे में आपको अगर बताऊं कि कुछ और ऐसे मैचेस थे जो कि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी रहे हैं, जिसमें 2007 का वर्ल्ड कप एक है, आपको पता होगा, जहाँ पे कि 2007 के वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस ना होने की वजह से उनके घर पे भी पत्थरबाजी वगैरह हुई थी, जब उनको पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई थी। तो वो भी एक ट्रबल का टाइम था। कहने का ये मतलब है कि हर एक लाइफ के स्टेज पे, और मैं कहता हूँ अगर क्रिकेट की बात की जाए तो क्रिकेट एक ऐसा गेम है, आई थिंक कि अगर आप कोई एग्ज़ाम वगैरह भी क्लियर करते हो ना तो वो आप कर सकते हो, उसमें स्टिल प्रोबेबिलिटीज़ हैं, बट करोड़ों की पॉपुलेशन में प्लेइंग 11 में आना, इट इज़ रियली टफ। सो दैट इज़ द थिंग कि मतलब आप खुद सोचो कि प्लेइंग 11 में आना और वहाँ पे भी अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखना। एग्जाम्स में तो है कि चलो आपके हर ईयर एग्ज़ाम होंगे, हर सेकेंड ईयर होंगे, थर्ड ईयर होंगे, या 1000 सीट्स हैं या 500 सीट्स हैं, बट देयर इज़ नथिंग इन दिस क्रिकेट मैच। आप बढ़िया परफॉर्म कर रहे हो, कंसिस्टेंटली कर रहे हो, देन ओनली यू कैन बी इन द टीम। और वो भी एकदम नीचे से ऊपर तक उठने में टाइमली कितने एफर्ट लगते हैं वो आपको नहीं समझ में आएगा अगर आप स्क्रीन पे बैठ के जज करते हो किसी क्रिकेटर को कि ऐसे नहीं ऐसे खेलना था, ऐसे नहीं ऐसे करना था। ये बहुत ज़्यादा होता है इंडिया में, ऐसे बहुत ईजिली जज करता है, बट एक्चुअल जब आप ग्राउंड पे जाते हो, इतने लोगों का नॉइज़, इतने लोगों का सब कुछ, उसके बाद जो प्रेशर के साथ आप वहाँ पे खेलते हो, तो वो चीज़ें होती हैं जो किसी प्लेयर को, किसी पर्सन को आगे बढ़ाती हैं। तो इसीलिए मैं बताऊँगा कि आपको लाइफ में कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। जब भी आपके पास आपको लगे कि टाइम अच्छा नहीं चल रहा है, तो कि आगे आपका टाइम अच्छा आना है, अगर आप अपने एफर्ट्स को रखते हो, अगर आपके इरादे नेक हैं तो। राइज ऑफ कैप्टन माही, तो 2008 की अगर बात की जाए न्यूजीलैंड सीरीज, और उसके बाद तो ट्रॉफियों का सिलसिला बरकरार रहा, जहाँ पे कि अगर 2007 के वर्ल्ड कप को अगर हम ध्यान में दें तो वहाँ पे बहुत सारा कंट्रोवर्सी हुआ, वो मैंने आपको बताया। ये एक पहले ऐसे कैप्टन है जिनके अंडर में टीम ने 3 ट्रॉफीज़ जीती हैं, और तीनों की बात की जाए तो 2007 का आईसीसी वर्ल्ड 2020 जो हुआ, 2011 का वर्ल्ड कप जो हुआ, और 2013 की जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई, जिसमें से कि 2011 वाले वर्ल्ड कप में भी आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा इनका स्कोर रहा, 91 आउट ऑफ 79 बॉल्स। तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा एफर्ट, जिसकी वजह से टीम को विनिंग मिली, और दैट वाज अ वेरी गेम चेंजर टाइप ऑफ थिंग, कि लाइफ चेंजिंग वाला थिंग कि इंडिया वर्ल्ड कप जीता उस टाइम पे इनके कैप्टनशिप रहते हुए। और सिर्फ यही नहीं, 2007 की जो आईसीसी की वर्ल्ड T20 की जो ट्रॉफी थी वो जीता इंडिया ने, 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती, क्योंकि कैप्टन की तरह एज ऑल 3 मेजर आईसीसी ट्रॉफीज जीतना, दैट वाज द फर्स्ट दैट महेंद्र सिंह धोनी डिड। उसके अलावा कुछ और ट्रॉफीज़ की बात करें तो 2010 और 2016 की एशिया कप की जो ट्रॉफी थी वो भी जीते, और उनकी लीडरशिप में 2010 और 2011 में आईसीसी टेस्ट मैच और 2013 का आईसीसी ओडीआई चैंपियनशिप भी इंडिया ने अपने नाम करी। और इनकी इंडिविजुअल बात करें तो इंटरनेशनल क्रिकेट की बात करते हैं तो 17,266 रन, जिसमें से कि सिर्फ ओडीआई की बात की जाए तो वहाँ पे 10,000 से ज़्यादा रन सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी के नाम पे हैं। तो इंडियन आईपीएल की बात करें तो इंडियन प्रीमियर लीग की, जहाँ पे चेन्नई एक ऐसी टीम है, हमेशा टॉप नॉच पे रही है। आप देखो तो सिर्फ बीच का कुछ ऐसा टाइम था, वो भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था, जो बैटिंग एंड ऑल था, उसके बारे में आपको आगे कवर करके बताऊंगा। तो 2010 की, 2011, 2018 और 2021 और 2023 की सीरीज़ अपने नाम करी है, बीइंग अ कैप्टन एंड ऑल। आप देखो कितना कितना सुनने में आसान लगता है कि ये सारी ट्रॉफीज़ अपने नाम करी, पर हर एक मैच में, हर एक स्टेप पे बहुत सारा स्ट्रगल होता है, ठीक है। सो अब बात करते हैं आईपीएल की, कि वो फिक्सिंग था या मैच था, क्या था। बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी इसके बारे में बात की जाए। 2015 में सीएसके को बैन कर दिया गया था, क्योंकि उसका इन्वॉल्वमेंट था उनके कुछ टीम, जो कह सकते हैं कि जो लोग की टीम होती है उनमें से कुछ पर्सन थे जिनका इन्वॉल्वमेंट था, जिसमें से कि गुरुनाथ मेयप्पम, इसके अलावा श्रीनिवासन तक भी बात आई थी, ठीक है। तो ये सब केस चला, और उस टाइम पे धोनी को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट का सामना करना पड़ा, मीडिया से बहुत ज़्यादा सवालों का सामना करना पड़ा, और वो कहते हैं कि द बिगेस्ट क्राइम दैट आई कैन कमिट इज़ नॉट अ मर्डर, इज़ अ मैच फिक्सिंग। कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि ट्रबल्स हर टाइम पे आती रहती हैं,
और उस टाइम पे आपको कंसिस्टेंट रहना है। और धोनी ने फिर खेला था 2016 में भी पुणे राइजिंग पुणे सुपर किंग्स के लिए, क्योंकि बैन हो गई थी इंडिया की जो IPL की टीम थी CSK की, वो बैन हो गई थी इस वजह से। और टाइटल्स की बात करें तो उन्होंने जब कमबैक किया 2018 में तो वापस से CSK ने वो टाइटल जीता और कंसिस्टेंसी बरकरार रखी। सो लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं हर एक स्टेप पे, आपको उसे कैसे ओवरकम करना है वो चीज़ मैं आपको यहाँ से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उनकी कैप्टेंसी में कौन कौन से IPL जीते वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसके अलावा वो रनर अप भी रह चुके हैं 2008, 2012, 2013, 2015, 2019 में। अगर प्ले ऑफ्स की बात करें तो आई थिंक मोर देन 15 प्लस प्ले ऑफ्स, आई थिंक 16 अप्रॉक्सीमेटली, जो कि ये टीम वहाँ तक पहुँची है। तो इट्स नॉट अ मीन्स की बहुत छोटी बात नहीं है ये कि इतनी आसानी से कोई मैच जीतना। हर एक मैच में हर एक उसमें एफर्ट लगते हैं, बहुत सारी टीम्स रहती हैं, सबके अपने अपने कैप्टन्स होते हैं जो एफर्ट करते हैं। बट एज अ कैप्टन MS धोनी आई थिंक इंडिया को शायद ही कोई ऐसा बेस्ट कैप्टन मिल पाए। अवार्ड्स और रिकॉग्निशन की बात करते हैं तो 2007 और 8 में इन्हें मिलता है मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड। आप जानते होंगे स्पोर्टिंग में सबसे हाईएस्ट जो अवार्ड होता है वो। उसके बाद 2009 में इन्हें मिलता है पद्मश्री जो कि 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। 2018 में इन्हें मिलता है पद्म विभूषण जो कि 2nd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। मैंने 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की बात कर ली, 2nd हाईएस्ट की बात कर ली। तो जस्ट फॉर योर जनरल नॉलेज, जो 1st हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है वो होता है भारत रत्न। ये नेशनल ऑनर्स थे। स्पोर्टिंग ऑनर्स की बात करें तो ICC ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2008, 2009, ICC वर्ल्ड ODI 11, 2006, 2008, 2009, 10, 11, 12, 13 एंड 14 इनके नाम है। कैस्ट्रोल इंडियन क्रिकेटर 2011 इनके नाम है। ICC मेंस ODI टीम ऑफ द डिकेड में इन्होंने एज अ कैप्टन, एज अ विकेट कीपर 2011 और 2020 तक के उसमें डिकेड की जो बात हो रही है, क्योंकि दशक की बात हो रही है, तो उसमें एज अ कैप्टन, एज अ विकेट कीपर ये अवार्ड को होल्ड करते हैं। ICC मेंस T20I टीम ऑफ द डिकेड 2011 से 20 एज अ कैप्टन एंड विकेट कीपर ये अवार्ड होल्ड करते हैं। ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेटर अवार्ड ऑफ द डिकेड 2011-2020 भी ये होल्ड करते हैं। सिर्फ यही इतने अवार्ड्स नहीं, देयर आर एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ द अवार्ड्स, क्योंकि ये कई सारी टीमों के लिए खेला था। इंटरनल भी इन्होंने खेला था, झारखंड क्रिकेट टीम के लिए भी इन्होंने खेला था। एज अ डोमेस्टिक बात की जाए तो बिहार के लिए भी इन्होंने खेला था। तो बहुत सारे ऐसे अवार्ड्स हैं जो मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर पाया। मेरा जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो स्ट्रगल को लेके था कि लाइफ कैसे प्रोसीड होती है। ही इज़ अ आर्मी मैन, यू वेरी वेल नो। और ये एक ऐसे आर्मी मैन है, इनका खुद का कहना था कि मेरा जो एम था वो सोल्जर बनने का था, ना कि एक क्रिकेटर बनने का। बट लाइफ क्रिकेटर के थ्रू हमें आगे बढ़ाई, तो इन्हें मौका मिलता है इंडियन अपने जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस क्रिकेट में करते हैं उसकी वजह से इंडियन आर्मी इन्हें जो रैंक ऑफर करती है दैट इज़ रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल इन पैराशूट रेजिमेंट ऑफ इंडियन टेरिटोरियल आर्मी TA, आप जानते हो, जिसमें कि जो इनको बटालियन मिलती है वो 106 पैरा TA बटालियन मिलती है। और ये इन्होंने ट्रेनिंग भी करी, मतलब ये अगर मैं बात करूँ तो पैरा ट्रूपर हैं ये। खुद इन्होंने थोड़ा सा टाइम निकाल के, मैंने आगे कवर किया है वो, उन्होंने 2000 देखो यहाँ पे मेंशन भी है कि इन आगरा ट्रेनिंग कैंप 2015 ही ऑफिशियली अर्नड द स्टेटस ऑफ बीइंग अ क्वालिफाइड पैरा ट्रूपर। सो बीइंग अ पैरा ट्रूपर सर्विंग फॉर द इंडियन आर्मी, इट इज़ वेरी गुड। और ये रैंक इन्हें मिली है लेफ्टिनेंट कर्नल की। सो इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट, बिकॉज ऑफ हिज डेडिकेशन। बंदे ने कहाँ जॉब अपनी छोड़ी थी, बीइंग अ टिकट कलेक्टर। अगर उस जॉब को अपनी कंसिस्टेंसी वहाँ पे देखता तो शायद वो चीज़ ना कर पाता। तो मैं आपसे भी कहूँगा कि आप अभी कंसिस्टेंसी मत ढूंढो अगर आपका उसमें पैशन नहीं है। तो अगर आप अपनी जो कंसिस्टेंसी वो उस चीज़ में ढूंढो जहाँ पे आपका पैशन है, ताकि आप उस चीज़ को लेके आगे बढ़ सको। इनकी कुछ क्वालिटीज़ जिनके बारे में जाना जाता है। सो सबसे पहली क्वालिटी ये है कि कैसा भी सिचुएशन हो, कितनी भी हाई प्रेशर सिचुएशन हो, हिज कंपोज डेमनर ऑन द फील्ड, इतने शांति से इनके चेहरे पे आप वो चीज़ नहीं देख सकते कि प्रेशर है या कुछ है। हर सिचुएशन में आपको एक ही रिएक्शन दिखेगा। बहुत ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं होते और बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आपको भी नहीं मिलेगी कि एक टाइम पे। तो जो एक जो न्यूट्रल सा फेस बना के चलना ऑन ग्राउंड और उस प्रेशर को फील ना करना, और एक अच्छा जो कहते हैं ना, एक काम एंड कंपोज बिहेवियर रखना। सो उसके लिए इन्हें जाना जाता है। बाकी इनकी जो फिनिशिंग स्किल्स हैं, हाई प्रेशर सिचुएशन में, आप बैटिंग ऑर्डर में भी ये उसी टाइम पे उतरते हैं जब फिनिशिंग का टाइम होता है, तो वो इनकी टॉप नॉच है। और रनिंग बिटवीन द विकेट, दैट इज़ वेरी एजाइल दैट ही डू। एंड ही इज़ पॉपुलराइज फॉर द हेलीकॉप्टर शॉट। आपने सुना होगा हेलीकॉप्टर शॉट, बोलते ही आपके मन में जो नाम आता होगा वो महेंद्र सिंह धोनी का है। सो ये टेक्निक उन्होंने अपने बचपन में अपने दोस्त संतोष लाल से सीखी थी। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड भी होल्ड करते हैं, जो सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि स्टंपिंग आपने देखा होगा कि नैनो सेकेंड्स में करने वाला बंदा स्टंपिंग करता है। सो ही होल्ड्स द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट स्टंपिंग फॉर द
फॉर एनी क्रिकेट विकेट कीपर, ठीक है। जो भी विकेट कीपर ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं, उनमें ये सबसे ज़्यादा स्टंपिंग करने वाले पहले क्रिकेटर हैं। ऐसी कुछ क्वालिटीज़ इनके अंदर हैं। सिर्फ ये, इसकी भी लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, मैंने कुछ यहाँ पे मेंशन करी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। यहाँ पे मैंने सारी डिटेल मेंशन करी, आप पॉज करके एक बार देख सकते हो, जहाँ पे मैंने बताया कि किस तरह के बैट्समैन हैं, कहाँ पे ज़्यादा बैटिंग पिच में कैसी इनकी डिलीवरीज होती हैं, वो तक मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। या सो दैट्स ऑल। ही होल्ड्स रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र सिंह धोनी। आप जानते हो ही इज़ अ क्वालिफाइड पैराट्रूपर। इनके ऊपर मूवी भी बन चुकी है, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, जो कि इनकी लाइफ स्टोरी की पूरी कंप्लीट जर्नी को एक मूवी के थ्रू दिखाया गया है, जो कि आप देख सकते हो। ही ऑल्सो होल्ड्स रैंक एज अ VP of marketing in India Cements Limited. He is also a brand ambassador of Seven and Cars 24 as well. Seven is a name of a brand. सो ये सारी चीज़ें उन्हें मिली हैं बिकॉज ऑफ हिज एफर्ट, बिकॉज ऑफ हिज कंटिन्यूस डेडिकेशन, बिकॉज ऑफ द बिलीव इन हिज पैशन। तो मैं आपसे ये भी कहूँगा कि बीइंग ही वॉज फ्रॉम अ वेरी, आपने देखा उनकी पेरेंट्स की लाइफस्टाइल देखी आपने कि कैसे फैमिली से वो बिलोंग करते थे, तो अपने आप को कहाँ पे पहुँचाया। सो आई एम आस्किंग व्हाट्स योर एक्सक्यूज़, क्या आप अपने पैशन को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और अगर नहीं कर रहे हो और स्टिल टाइम है, सो जस्ट गो फॉर इट। डोंट सीक द कंसिस्टेंसी कि आज का देखो, सी फॉर द फ्यूचर व्हाट यू कैन डू। सबके अंदर कुछ ना कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, जस्ट गो फॉर इट। That's all for today. And if there will be any inputs, you can drop in the comment box. I will make sure to correct it or improve it. Thank you so much.